आज के लेक्चर में हम पढ़ाएंगे परमाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। और इसमें सबसे पहली हेडिंग हम पढ़ाएंगे परमाणु सिद्धांत। पदार्थ छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना होता है। यह जानकारी भारत में कड़ाद ने दिया, जबकि व्यापक रूप से यह जानकारी जॉन डाल्टन ने दिया। हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है परमाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। इसमें सबसे पहला टॉपिक हमारा आता है परमाणु सिद्धांत, एटॉमिक थ्योरी, जो कि आप सब लोग जानते हैं कि डाल्टन ने दिया था। ये ऐसा हम लोग जानते हैं, लेकिन आज हम जो तुमको जानकारी देने जा रहे हैं आज तक किसी ने नहीं दी होगी। परमाणु सिद्धांत जो है, एटॉमिक थ्योरी जो है, उसको डाल्टन ने बाद में दिया था, उससे पहले किसी और ने दिया था। हमारे भारतीय वैज्ञानिक कड़ाद ने दिया था, लेकिन उसके बारे में हमने यहाँ पे लिखा है, आप देखिए। परमाणु सिद्धांत क्या है? पदार्थ, सबसे पहले पदार्थ क्या होता है? पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, हमने लिख दिया है कि भारत में कड़ाद ने दिया, क्या जानकारी दी? कि पदार्थ जो है वो छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बने हैं। ये जानकारी हमको कड़ाद ने दी थी। किसने दी थी? कड़ाद ने दी थी। जबकि व्यापक रूप से यह जानकारी जॉन डाल्टन ने दिया था। आपको पता है कि व्यापक रूप से जो चारों तरफ फैली हुई जो जानकारी है, उसके अनुसार जॉन डाल्टन ने दिया था, लेकिन हमारे भारतीय वैज्ञानिक कड़ाद ने डाल्टन के पहले ही बता दिया था कि पदार्थ जो है वो छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। अगला पॉइंट है कि जॉन डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने विस्तृत रूप से परमाणु संरचना की जानकारी दी और पहली बार इन्हें परमाणु संरचना का जनक कहा गया। परमाणु की संरचना का जनक किसे कहा जाता है? तो जॉन डाल्टन को कहा जाता है। जॉन डाल्टन को कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने पहली बार पूरे विस्तृत रूप से बताया कि परमाणु की संरचना इस प्रकार से हुई है। इसके पहले कड़ाद ने बताया था, लेकिन कड़ाद ने विस्तृत रूप से नहीं बताया था, गुप्तचर के बताया था। यहाँ से हम आपको एक चीज बता दें कि हमेशा पर्दे के पीछे कोई और होता है और पर्दे के अंदर कोई और होता है, और बाहर स्टेज पे शो करने वाला कोई और होता है। और जो बाहर स्टेज पे शो कर रहा है, जिसका नाम आप जान रहे हैं, उसके पीछे कोई ना कोई एक खिलाड़ी मौजूद होता है। वैसे ही यहाँ पे जो है कड़ाद जो थे वो पीछे से सपोर्ट कर रहे थे, और जॉन डाल्टन जो है वो सामने से लोगों को विस्तृत रूप से बताए कि जानकारी दिया, फैलाया चारों तरफ की जो है परमाणु सिद्धांत जो है, जो परमाणु जो है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हुए हैं। इस बात को कड़ाद ने बताया डाल्टन को, और डाल्टन ने बताया पूरे भारत को, इसलिए इन्हें कहा गया परमाणु की संरचना के जनक। इसलिए इनका नाम जनक के ऊपर पड़ गया कि जॉन डाल्टन जो है उन्होंने परमाणु की संरचना का आविष्कार किया। जो आविष्कार करता है वही जनक कहलाता है। अगला टॉपिक हमारा आता है, अगली बात हमारी आती है कि इन्होंने एटम, परमाणु शब्द दिया और कहा कि परमाणुओं को तोड़ा नहीं जा सकता। जॉन डाल्टन ने यह भी कहा, एटम शब्द जब दिया तो एटम शब्द देने के बाद इन्होंने कहा कि परमाणुओं को तोड़ा नहीं जा सकता है। ये जॉन डाल्टन ने बताया था। अगला, आधुनिक समय में डाल्टन के सिद्धांत को काट दिया गया है। आज बोर्ड परीक्षा के लिए जॉन डाल्टन का जो सिद्धांत है उसको कट कर दिया गया है। आधुनिक समय में, नए समय में जो परिवर्तन हुआ है, और इलेक्ट्रॉन
परमाणुओं को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, मेसन आदि में तोड़ दिया गया है। अर्थात परमाणु को एक साथ नहीं तोड़ सकते हैं, परमाणुओं के अलग अलग कण को हम तोड़ सकते हैं, ऐसा इन्होंने डाल्टन ने बताया है। तो इसके अनुसार आप देख सकते हैं परमाणु के मूल कण, परमाणु के जो मूल कण हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम, एटम जो है, मूल कण जो है परमाणु के, वो क्या कहते हैं कि वैसे कण जिसके निर्माण में किसी अन्य कण की आवश्यकता नहीं होती, मूल कण कहलाती है। मूल कण क्या कहलाती है? वैसे कण जिसके निर्माण में किसी अन्य कण की आवश्यकता नहीं होती है, मूल कण कहलाती है। अर्थात आप चौक जानते हैं, जो बोर्ड पे लिखा जाता है, आप पढ़े होंगे सरकारी स्कूल में, तो वहां पे जरूर था, हम तो पढ़े भाई सरकारी स्कूल में, प्राइमरी में हमारे सर लिखवाते थे, चाक से लिखवाते थे, आधा लिखते थे, आधा चाक टूट के गिर जाता था। तो ऐसा होता था, जो चाक टूट के गिरा वो भी लिखने का काम करेगा, और जिससे सर लिख रहे होते थे वो भी लिखने का ही काम करता था। अर्थात वो नया कण जो टूट गया था, उसने नए कण को उत्पन्न नहीं कर पाया, इसलिए वो क्या कहलाता है? मूल कण कहलाता है। अगर छोटा टुकड़ा निकल जाए और वो भी वही गुण प्रदर्शित करे जो बड़ा टुकड़ा प्रदर्शित कर रहा है, तो हो जाता है मूल कण। हमें लगता है कि आपको मूल कण में कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन मूल कण के एक एग्जांपल में आप देखिए, इलेक्ट्रॉन एक मूल कण है, किंतु नाभिक मूल कण नहीं है। इलेक्ट्रॉन हमेशा, हमने आपको हर लेक्चर में बताया है कि इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है, वो इलेक्ट्रॉन लेता रहता है, प्रोटॉन देता रहता है, पॉजिटिव होता है, और न्यूट्रॉन बाहर बाहर ही चक्कर लगाता है, उसको प्रोटॉन अंदर नहीं आने देता और इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं जाने देता, इसलिए न्यूट्रॉन जहां पे रहता है वहीं पे पड़ा रहता है। तो यहां से हम ये समझ रहे हैं कि मूल कण जो होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन एक मूल कण है, वो अपनी पहली कक्षा से दूसरी कक्षा में जाने के लिए प्रोटॉन से उधार ही ले सकता है, लेकिन न्यूट्रॉन ना तो उसको उधार मिलता है और ना ही उसके पास इतना होता है कि वो अपनी कक्षा में जा सके, किसी भी कक्षा में। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन एक मूल कण है, वो किसी भी कक्षा में जाएगा तो अपना एक अंश छोड़ के जाएगा, और दूसरी कक्षा में जाएगा तो एक उधारी लेके जाएगा, फिर वहां पे उधारी वाला छोड़ के फिर दूसरा उधारी लेके जाएगा। इसलिए इलेक्ट्रॉन हमेशा निगेटिव में रहता है, क्योंकि वो हमेशा उधारी लेता रहता है। जिस भी कक्षा में जाता है, चाहे एसपीडीएफ में जाए, केएलएमएन में जाए, वो हमेशा उधारी लेकर ही जाता है, इसलिए वो निगेटिव रहता है। और प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को हमेशा ऋण देता रहता है और प्लस लेता रहता है। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन को चक्कर लगाना पड़ता है और प्रोटॉन को चक्कर नहीं लगाना पड़ता है। अगला, आपके मूल कण जो है वो दो प्रकार के होते हैं, अस्थाई मूल कण स्टेबल पार्टिकल्स, दूसरा अस्थाई मूल कण अनस्टेबल पार्टिकल्स। अब हम पढ़ेंगे कि अस्थाई मूल कण स्टेबल पार्टिकल्स हैं क्या। अस्थाई मूल कण आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने लिखा है, यह परमाणुओं में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहते हैं। इनकी संख्या 3 है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। अस्थाई मूल कण जो होते हैं उनकी जो संख्या है वो 3 है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अभी हमने आपको बताया कि परमाणु संरचना में जो चक्कर लगा रहे हैं वो 3 ही है। इलेक्ट्रॉन है जो ऋण ले रहा है, प्रोटॉन है जो धन दे रहा है, ऋण दे रहा है, प्लस ले रहा है, और न्यूट्रॉन है जो बाहर बाहर घूम रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन से ले नहीं सकता, इलेक्ट्रॉन के पास उतना है नहीं, और प्रोटॉन बाहर आएगा नहीं तो न्यूट्रॉन उससे मिल नहीं पाएगा। इसलिए ये तीनों ही होते हैं जो अस्थाई मूल कण होते हैं, तीनों ही चक्कर हमेशा लगाते रहते हैं। अस्थाई मूल कण क्या है, अनस्टेबल पार्टिकल्स क्या है, यह अनिवार्य रूप से परमाणु में उपस्थित नहीं होते हैं, जैसे पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, मेसन, एंटी न्यूट्रिनो, ऐसे पाई मेसन इत्यादि और भी एग्जांपल्स हैं, आप लिख सकते हैं। ये परमाणुओं में ये जो अनस्टेबल है, ये परमाणुओं में किसी भी चक्कर में नहीं मिलेंगे आपको, ये परमाणु के आसपास भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये अस्थायी कण हैं, आते ही तुरंत निकल जाते हैं, क्योंकि इनको रहना एक जगह पसंद नहीं है, और उसके बाद इनको कहीं पे जगह भी नहीं मिल पाता है, ना तो इनको इलेक्ट्रॉन अपने पास जगह देता है और ना ही प्रोटॉन। न्यूट्रॉन को खुद ही जगह नहीं मिलती है तो दूसरों को कहां से देगा। इस तरीके से परमाणु की संरचना हुई है,
जो जॉन डाल्टन ने विस्तृत रूप से दिया है और उसको गुप्त रूप से दिया था कड़ाद ने। हमारे भारतीय वैज्ञानिक कड़ाद ने गुप्त रूप से परमाणु की संरचना बताई थी, लेकिन उसको भारत में फैलाने का काम जो है वो जॉन डाल्टन ने किया है। इसलिए इस परमाणु संरचना के जनक के नाम से जाने जाते हैं जॉन डाल्टन। प्रतिकण किसे कहते हैं, एंटी पार्टिकल्स क्या होते हैं और एंटी पार्टिकल्स किसे कहते हैं। संरचना में हमने आपको परमाणु सिद्धांत पढ़ा दिया। अब पढ़ेंगे एंटी पार्टिकल्स, प्रतिकण किसे कहते हैं। आप देखिए, जब दो स्वभाव में विपरीत कण आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं। प्रतिकण में क्या होता है कि जब दो स्वभाव में विपरीत कण आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं। जैसे एक कह रहा है, आप यहां से देखिए, ये है नमक, ये है चीनी। अब दो कण हैं और दोनों के स्वभाव अलग हैं। नमक का स्वभाव है नमकीन, चीनी का स्वभाव है मीठा, और विपरीत कण है। चीनी अलग है, नमक पाउडर के तरीके होता है, चीनी खुरदुरी होती है। एक दूसरे को आपस में मिल रहे हैं तो चीनी और नमक को जब एक में मिला देंगे तो वो थोड़ा लिक्विड हो जाएगा, द्रव बन जाएगा, और ना ही उसमें से हम चीनी अलग कर पाएंगे ना ही नमक अलग कर पाएंगे। अर्थात ये दोनों आपस में मिलकर ये इसमें जब मिल रहे हैं तो अपने स्वभाव को भी नष्ट कर दे रहे हैं, अपने गुण को भी नष्ट कर दे रहे हैं, और इसी प्रक्रिया को प्रतिकण कहते हैं। अब जब ये एक दूसरे को नष्ट कर दे रहे हैं, अपने गुण को भी अपने स्वभाव को भी, तो यही कहलाते हैं प्रतिकण। वर्तमान में इसकी संख्या 100 से अधिक है। जैसे इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन। हमने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन एक अस्थायी मूलकण है और पॉजिट्रॉन एक अस्थायी मूलकण है। इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता रहता है, उसको छूट है, लेकिन पॉजिट्रॉन को 1 मिनट के लिए भी वहां रहने की छूट नहीं है। इस तरीके से ये दो विपरीत कण हो गए। अगला आपका आता है कि परमाणु का आकार गोलाकार होता है, जिसके कारण नाभिक धनावेशित होता है, जिसके बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है।
परमाणु का आकार गोलाकार होता है और उसी गोले के बाहर बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। मैंने अभी आपको पीछे ही बताया कि इलेक्ट्रॉन को इजाजत है बाहर बाहर चक्कर लगाने की, नाभिक के अंदर नहीं जा सकता, वो नाभिक के बाहर चक्कर लगा सकता है, लेकिन पॉजिट्रॉन उसके बाहर भी चक्कर नहीं लगा सकता है। इसलिए ये प्रतिकण हो गए, दोनों स्वभाव अलग हैं दोनों के, और दोनों एक दूसरे को आपस में मिलकर नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगला आपका है कि परमाणु के केंद्र को नाभिक कहते हैं। ये सब लोग जानते हैं, हर कोई बच्चा जानता है कि परमाणु के केंद्र को नाभिक कहते हैं। और नाभिक धनावेशित तो होता है, परमाणु का कुल द्रव्यमान नाभिक में ही पाया जाता है। परमाणु का जितना भी द्रव्यमान होता है वो नाभिक में ही पाया जाता है। ये बहुत ही बेसिक जानकारी है जो हम आपको बता रहे हैं, और कोई इस तरीके से इतनी बेसिक जानकारी के साथ आपको पढ़ाया नहीं होगा अभी तक, जितनी बेसिक जानकारी से हम आपको पढ़ा रहे हैं। नाभिक के द्रव्यमान को मापकर परमाणु द्रव्यमान को मापा जा सकता है। नाभिक के द्रव्यमान को जब हम माप लेते हैं तब उसके परमाणु द्रव्यमान को भी हम माप सकते हैं। अर्थात परमाणुओं का द्रव्यमान न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जितना भी द्रव्यमान होता है उतना नाभिक का अकेले द्रव्यमान होता है। इसलिए नाभिक के द्रव्यमान के बराबर न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन दोनों का द्रव्यमान होता है। अगला आपका आता है इलेक्ट्रॉन के भार को इसलिए नहीं जोड़ते हैं क्योंकि वह उच्च गति से गतिशील रहता है। इलेक्ट्रॉन के भार को इसलिए नहीं जोड़ा जा सकता है क्योंकि वो एक चक्कर लगाने वाला कण है जो हमेशा गतिशील रहता है, और ऐसे नहीं गतिशील रहता है कि रोते हुए चल रहा है, वो हमेशा उच्चतम गति से चलता है, इसलिए उसके भार का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। अगला आपका है कि नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किया था और नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन पाए जाते हैं। नाभिक की खोज किसने की थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से 1 नंबर में भी आ सकता है और 2 नंबर में भी आ सकता है। बाकी रदरफोर्ड का जो मॉडल है वो आपको हम पढ़ाएंगे ही आगे। यहाँ पे रदरफोर्ड की 1 नंबर का क्वेश्चन जो है वो ये होता है बेटा कि नाभिक की खोज किसने किया था? तो रदरफोर्ड ने किया था। और नाभिक के अंदर क्या क्या मिला था? तो नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए गए थे, क्योंकि न्यूट्रॉन हमने आपको बताया है कि बाहर एक जगह अस्थायी रहता है, उसको कोई अंदर बाहर नहीं होने देता, और प्रोटॉन जो है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन को ऋण देता रहता है और खुद को धन लेता रहता है, खुद को धन की तरफ ले जाता है और इलेक्ट्रॉन को ऋण की तरफ ले जाता है। इसलिए अगला आपका आता है कि नाभिक के अंदर पाए जाने वाले इन कणों को सामूहिक रूप से न्यूक्लियन कहते हैं। आपका क्वेश्चन आता है कभी कभी कि न्यूक्लियन किसे कहते हैं, 1 नंबर 2 नंबर में ये भी पूछा जाता है। तो नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन पाए जाते हैं और इन्हीं कणों को सामूहिक रूप से सभी लोग सहमत होकर बोले थे कि हाँ, जो ये नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन धनात्मक पाए गए हैं ये ही न्यूक्लियन होते हैं। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियन नहीं है क्योंकि वो ऋणात्मक है, क्योंकि वह नाभिक के बाहर रहता है और इसमें न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन होते हैं। न्यूक्लियन इलेक्ट्रॉन, अभी हमने बताया कि इलेक्ट्रॉन निगेटिव है इसलिए न्यूक्लियन नहीं है, क्योंकि यह नाभिक के बाहर रहता है। जो निगेटिव होगा वो बाहर ही चक्कर लगाएगा, वो कभी बैठने को नहीं पाएगा निगेटिव में रहने वाला इंसान। इसलिए इसमें न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन होते हैं लेकिन वो पॉजिटिव होते हैं और इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है। अगला आपका आता है, यहाँ हमने बनाया, देखो बेटा ये एक त्रिज्या है। कैसी त्रिज्या है? ये नाभिक है आपका, नाभिक, और नाभिक की त्रिज्या b हमने मान लिया है और परमाणु त्रिज्या a मान लिया है। तो परमाणु की त्रिज्या का जो फॉर्मूला होता है ये आप यहां से देखिए, परमाणु की त्रिज्या को एंगस्ट्रॉम a से मापते हैं, इसको हम a से मापते हैं एंगस्ट्रॉम से, और नाभिक की त्रिज्या को हम फर्मी से मापते हैं f से, स्मॉल f से। इस तरीके से परमाणु की त्रिज्या बराबर होती है 10 की पावर -10 m द्रव्यमान एंगस्ट्रॉम। अगर 10 की पावर -10
द्रव्यमान है तो उसका मतलब हो गया कि 1 एंगस्ट्रॉम है। और नाभिक की त्रिज्या को फर्मी में मापते हैं, नाभिक की त्रिज्या 10 की पावर -15 द्रव्यमान है, मास मतलब द्रव्यमान है, तो वो 1 फर्मी के बराबर हो जाएगा। इस तरीके से हमारा प्रतिकण एंटी पार्टिकल्स भी कंप्लीट हुआ। आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे परमाणु मॉडल, और परमाणु मॉडल पढ़ने के पहले इतनी चीजें आप इतना कॉन्सेप्ट सारा क्लियर करोगे तभी परमाणु मॉडल को अच्छे तरीके से समझ पाओगे, और उसको हम अगले लेक्चर में पढ़ाएंगे। इस लेक्चर में बस इतना ही। इस लेक्चर में हमने पढ़ लिया परमाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, और परमाणु सिद्धांत, एटॉमिक थ्योरी। उसके बाद हमने पढ़ लिया उसके मूलकण भी पढ़ लिए। अगला हमने पढ़ लिया प्रतिकण, और अब हम सीधा पढ़ेंगे प्रतिकण के बाद परमाणु मॉडल। परमाणु मॉडल के लिए आप लोग कल इसी टाइम उपस्थित रहिएगा।